प्रीपोजिशन हमारे इंग्लिश ग्रामर का इतना ज़्यादा मेन टॉपिक है कि ये हर जगह यूज़ होता है, चाहे आप ग्रामर की बात करो या स्पीकिंग की बात करो, हर जगह प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। क्या आप विदाउट प्रीपोजिशन के क्या इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं या इंग्लिश ग्रामर कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपको अपनी पोजीशन, देखिए प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है प्री पोजीशन, यानी कि पोजीशन को बताने का काम ही हमारा प्रीपोजिशन कहता है। अब आप घर पे हो या आप कहीं दो व्यक्तियों के बीच में हो, या तो आप कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। तो अब बताइए, क्या आप प्रीपोजिशन के बिना स्पीकिंग कर सकते हो? या तो आप 10th में हो या आप 12th में हो या आप उससे भी कम क्लास में हो, आप कोई सा भी क्लास में हो, हर जगह प्रीपोजिशन के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रीपोजिशन के बिना, जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते ना, वैसे इंग्लिश ग्रामर प्रीपोजिशन के बिना इनकम्प्लीट है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हर बार प्रीपोजिशन की क्लास लेकर आती हूँ और कुछ अलग तरीके से सिखाती हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में ये तुरंत बैठ जाए और आप लोगों को प्रीपोजिशन में कोई डाउट ना रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से प्रीपोजिशन की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नीचे। देखिए, अब नीचे हम जब भी बोलते हैं ना, नीचे देखो, या फिर वो वस्तु इसके नीचे है, या फिर मैं पंखे के नीचे हूँ, ये सब बताने के लिए नीचे वर्ड का यूज करते हैं। तो नीचे के लिए सिर्फ एक प्रीपोजिशन का नहीं होता है, नीचे के लिए आप अंडर का, बिलो का, बीनीथ, अंडरनीथ या डाउन का यूज कर सकते हो। तो बहुत कंफ्यूजन है ना, कहाँ पे अंडर का यूज करें, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे का मतलब अंडर होता है। तो अब जहां भी नीचे हम देख लेते हैं वहां अंडर बैठा देते हैं। तो क्या आपके सेंटेंसेस सही हो पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। कहीं पर नीचे वर्ड के लिए अंडर का यूज किया जाता है, तो कहीं डाउन का भी यूज किया जाता है, बिलो का भी यूज किया जाता है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन करेक्ट जगह लगाओगे तभी तो आपके सेंटेंसेस करेक्ट बनेंगे। तो आज आप लोगों का सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट बनने वाला है। एकदम पिक्चर के थ्रू बताऊंगी कि आप इंग्लिश ग्रामर में भी आपकी हेल्प करेगी और इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेगी। तो नीचे के लिए आपके पास 4 वर्ड है, अंडर, बिलो, बीनीथ एंड डाउन। अंडर का यूज अब किस सिचुएशन में करते हैं, पहले सिचुएशन देख लीजिए ताकि आप इसे इंग्लिश ग्रामर में यूज कर पाओगे, फिर पिक्चर के थ्रू बताऊंगी ताकि आप स्पीकिंग में यूज कर पाओगे। तो जब भी नीचे वर्ड का यूज हो, यानी कि नॉट फुल्ली कवर्ड, नीचे तो है लेकिन कवर्ड नहीं है, तो वहां पे आप यूज करोगे अंडर का। उसके बाद कम, जब आपका वर्ड में आए, कम के लिए भी अंडर का यूज किया जाता है। इन वेट वजन की बात करोगे ना, तो वहां भी अंडर का यूज किया जाता है। नीचे के सेंस में जब लोअर इन द रैंक देन समबडी, यानी कि किसी से आप लोअर पोजीशन में हो, यानी कि नीचे हो। अब आपका बॉस है, आप बॉस के अंडर काम करते हो, यानी कि नीचे काम करते हो, तो वहां भी हम अंडर का यूज करते हैं, राइट। तो ये 3 सिचुएशन में आप अंडर का यूज करोगे। बिलो, पहले अंडर की बात कर लिया ना, चलो अब अंडर को पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद बिलो में आएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अंडर के पहले सेंटेंसेस देख लीजिए, फिर बिलो में चलते हैं। तो अंडर का मतलब नीचे, नॉट फुल्ली कवर्ड, कम भी होता है, राइट। अब देखिए सेंटेंसेस, देखिए ध्यान से देखिएगा, वह पेड़ के नीचे बैठी है। अब यहाँ पर पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपको एक लड़की दिख रही है और लड़की के ऊपर क्या है, पेड़, यानी कि पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है। तो क्या आप नहीं देख पा रहे उस लड़की को? क्या आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, नॉट अंडर का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, लेकिन वो किसी नीचे तो रहेगी लेकिन नॉट फुल्ली कवर्ड, वो कवर्ड नहीं रहेगी। अब पेड़ के नीचे बैठी है तो क्या वो कवर हो गई है? नहीं कवर हुई है। या तो एक बास्केट, आप एक टेबल ले लो, टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है, तो क्या हम बिल्ली को नहीं देख पाएंगे? टेबल के नीचे वो बैठी रहेगी तो क्या हम नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, आगे पीछे अंदर नीचे कहीं से भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर बैग ही मान लीजिए, यहाँ पर बैग दिख रहा ना आपको, क्या इस बैग को आप नहीं देख पा रहे हो? जी बिल्कुल देख पा रहे, टेबल के नीचे है, हालांकि वो नीचे है, तो क्या हम नहीं देख पा रहे? देख पा रहे, यानी कि किसी चीज के नीचे तो कोई चीज है लेकिन अब वो फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो वहां पे आपको क्या यूज करने हैं? अंडर का यूज करना है। तो ये सेंटेंसेस हमारा क्या होगा, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, यहाँ गर्ल की बात करें यानी कि सी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। आप सिचुएशन को समझना, ठीक है, कि कहाँ पर किसका यूज होता है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा था कि नॉट फुल्ली कवर्ड, यानी कि वो पूरी तरह से कवर्ड नहीं है। तो आपके इंग्लिश ग्रामर में अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे समझ जाओगे कि यहाँ अंडर का यूज करना है, और पिक्चर के थ्रू तो आप बिल्कुल समझ जाओगे।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं। किसी इंसान से लोअर रैंक की बात करें, यानी कि कोई, अब आपके ऊपर एक मैनेजर है, उसके अंडर आप काम करते हो, या फिर आप किसी कंपनी के मालिक हो, बॉस हो, और आपके अंडर कितने लोग काम करते हैं, यानी कि नीचे, आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं। तो इसके लिए तो आप अंडर का यूज करोगे ना, यहाँ पे डाउन का यूज मत कर देना। आप बोलोगे हाउ मैनी, यानी कि रैंक की बात करोगे, आप किसी के नीचे काम करोगे तो वहां पे आप अंडर का यूज करोगे। हाउ मैनी पीपल वर्क अंडर यू, ठीक है, यानी कि किसी के नीचे काम करना, यानी कि अंडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ बैग है, उसके ऊपर क्या है, टेबल है, टेबल के नीचे बैग है। तो क्या हम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो ये सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए मैंने ग्रामर पूरा सिखा रखा है, तो सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं ये आप लोगों को पता होगा, बस आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसका प्रैक्टिस क्लास जरूर लेकर आऊंगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के बीच में पहचानना होगा कि कहाँ पे अंडर यूज करना है, कहाँ बिलो यूज करना है, लेकिन पहले आप सीख लो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पहले आगे जाने से पहले अंडर तो हमने देख लिया, अब बिलो की बात कर लेते हैं, तभी उसके सेंटेंसेस में जाएंगे। ठीक है, बिलो देखिए, बिलो का मतलब होता है नीचे, इन लेबल, इन अ लिस्ट, इन द पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि यहाँ पर हम लेवल की बात करेंगे। जैसे मेरा घर आपके ऊपर वाले फ्लैट में है और आपका उसके नीचे है, ठीक है, मेरा घर ऊपर है, उससे नीचे फ्लैट वाले घर आपका है, यानी कि यहाँ पर लेवल की बात करें। अब मैं बोलूंगी कि आपका घर से ऊपर मेरा घर है, तो या फिर आपका घर से नीचे मेरा घर है, नीचे की बात करें ना, तो आपके घर से नीचे मेरा घर है, यानी कि मैं लेवल की बात कर रही हूँ, राइट। तो लेवल की बात करेंगे तो बिलो का यूज करेंगे। इन अ लिस्ट, अब लिस्ट में मान लो यहाँ पर लिस्ट है जिसमें हम लोगों का रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर मेरा, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर मेरा है, तो मैं क्या बोलूँगी, लिस्ट में आपका नाम से मेरा नाम क्या है, नीचे है, यानी कि लिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ भी हम बिलो का यूज करेंगे। इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी की पार्ट्स की बात करेंगे कि आंखों से नीचे हमारी नाक होती है, ठीक है, तो ये हमारा बॉडी पार्ट्स हो गया। अब बिलो का यूज कम के सेंस में भी किया जाता है। इन लेंथ, लंबाई के अकॉर्डिंग हम बिलो का यूज करेंगे। फिर आप वजन की बात करो, हाइट की बात करो, तो वहां भी हम क्या करेंगे, नीचे, ठीक है, नीचे के सेंस में यूज करेंगे। जैसे कि चलिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। बिलो का मतलब होता है नीचे या कम, जैसे वह 5 फीट से कम है, तो यहाँ पर हम क्या बात करें, यहाँ पर हम हाइट की बात करें ना, कि वो 5 फीट से कम है, तो हाइट के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही इज बिलो 5 फीट, ही इज बिलो 5 फीट, यानी कि वो 5 फीट से नीचे है, कम है ना। टॉम की आंख के नीचे निशान है। टॉम, ये जो डॉग दिख रहा है, इसके आंखों के नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक निशान है ब्लैक कलर का, तो यहाँ बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है ना, कि आंखों के नीचे एक निशान है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ भी हम यूज करेंगे बिलो का। हम बोलेंगे टॉम हैज अ स्कार, टॉम हैज अ स्कार बिलो हिज आईज, बिलो हिज आईज, ठीक है, उसके आँख के नीचे, एक आँख के नीचे क्या है, निशान है। नेक्स्ट है, उसका नाम मेरे नाम के नीचे है। यहाँ पर हम बात करें लिस्ट का, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे जाने से पहले हम इसके सिचुएशन को समझ लेते हैं। बिलो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बीनीथ या अंडरनीथ। बीनीथ अंडरनीथ का यूज करते हैं नीचे के सेंस में, फुल्ली कवर्ड, यानी कि अंडर का जस्ट ऑपोजिट। अंडर का मतलब होता है नॉट फुल्ली कवर्ड और बीनीथ का मतलब होता है फुल्ली कवर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और डाउन का मतलब भी होता है नीचे, टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि ट्रेन में कोई चीज नीचे चल रहा है, या तो आप पैरासूट से नीचे आ रहे हो, यानी कि नीचे के सेंस पे हम डाउन का यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है पैसे तकिए के नीचे है। मैंने क्या बोला था, बीनीथ का जो यूज किया जाता है फुल्ली कवर्ड के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पिलो आपको दिख रहा है,
तकिया दिख रहा है ना। अब इसके नीचे मैंने पैसे रखे हैं, तो क्या आपको पैसे दिख रहे हैं? तकिया के नीचे पैसे हैं, तो क्या आपको पैसे दिख रहे हैं? अब आप क्या करोगे, अपना पैसा तकिए के नीचे रख दोगे, तो क्या आपका पैसा दिखेगा तकिए के नीचे से? नहीं दिखेगा। या फिर आप कुछ भी किसी चीज के नीचे रख दोगे और वो फुल्ली कवर्ड हो जाता है ना, तो वहां पे हम अंडरनीथ या बीनीथ दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द मनी इज बीनीथ, द मनी इज बीनीथ पिलो, मतलब पिलो के नीचे तो पैसा है लेकिन पैसा हमें दिख नहीं रहा, वो फुल्ली कवर्ड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने बीनीथ का यूज किया। नेक्स्ट है नीचे मत देखो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। यहाँ नीचे की बात हो रही है, यानी कि नीचे सिंपली नीचे। अब यहाँ पर नॉट फुल्ली कवर्ड या लिस्ट की बात नहीं करे, फुल्ली कवर्ड की बात नहीं करे, जनरली नीचे की बात करे, तो यहाँ पे हम डाउन का यूज करेंगे। ये गर्ल क्या है, सीढ़ियों से ऊपर तो चल गई है लेकिन अब वो नीचे देखिए तो उसे चक्कर आ रहा है, यानी कि नीचे की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हम यहाँ डाउन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे डोंट, नीचे मत देखो, यानी कि डोंट लुक डाउन, डोंट लुक डाउन मतलब नीचे मत देखो, तुम्हें चक्कर आ जाएगा। यू विल गेट डिजी, डिजी मीन्स चक्कर आना। ओके, नेक्स्ट है पेन मेरी कॉपी के नीचे। अब यहाँ पर कॉपी दिख रहा है लेकिन पेन क्या आपको दिख रहा? मैंने इस कॉपी, जो बुक है इसके नीचे ही मैंने पेन रखा है, लेकिन क्या आपको पेन दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। तो अब आप बनाओ बीनीथ, अंडरनीथ या डाउन का यूज करें, दोनों में से किसका यूज करें, इसे आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन में आ जाते हैं ऊपर। अभी हम लोगों ने नीचे देखा ना, नीचे के लिए हम लोगों ने 4 प्रीपोजिशन देखा, अंडर, बिलो, बीनीथ एंड डाउन। अब हम बात करेंगे ऊपर के सेंस में, यहाँ भी 4 प्रीपोजिशन यूज होता है। पहला ओवर, जस्ट अपोजिट अंडर, अंडर का ऑपोजिट आपका ओवर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऊपर के सेंस पे हमने ओवर का यूज किया, इसका सेंस देखिए, ऊपर नो टच, जैसे नीचे था लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं था, वैसे ही ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रहा है। अब आप जहाँ बैठे हो आपके ऊपर क्या है? फैन है, तो क्या फैन आपके सिर से टच हो रहा है? नहीं टच हो रहा ना, तो हम क्या यूज करेंगे? ओवर। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है, ओवर का यूज करें ना अवर्ब का यूज करें, ये भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अवर्ब का मतलब ही होता है ऊपर बट नो टच। ओके, ये सब अब बताऊंगी। पहले ओवर का यूज करेंगे, नो टच, फिर ऊपर के सेंस में करेंगे टू मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन, यानी कि मूव करेंगे, ऊपर से आप मूव करेंगे, हायर पोजीशन से आप मूव करेंगे। जैसे आपने काफी बार देखा होगा ना, जैसे एक दीवार है, या फिर आप मान लो आप रस्सी से खेलते होंगे ना, बचपन में हम रस्सी से खेलते थे ना, एकदम रस्सी के ऊपर से तो कूदते थे, लेकिन क्या रस्सी से टच होते थे? टच नहीं होते थे। ये सारे मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगी। और ढकना, टू कवर्ड, या तो हम किसी चीज को कवर करते हैं, अब खाना बनाते हैं तो ऊपर से क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, है ना, तो वहां भी हम यूज करेंगे ओवर का। अवर्ब भी देख लीजिए, क्योंकि ओवर और अवर्ब का डिफरेंस भी मैं साथ में बता दूंगी आपको। ओवर का यूज किया जाता है इन लेबल, जस्ट अपोजिट बिलो, बिलो का ऑपोजिट है अवर्ब। अब बिलो में भी मैंने क्या बोला था, नीचे के सेंस में, इन लेवल, इन लिस्ट, इन बॉडी पार्ट्स, है ना, वैसे एडवर्ब भी यूज होता है ऊपर के सेंस में, इन लेवल, इन लिस्ट, इन बॉडी पार्ट्स। ओके, ऊपर के सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि प्यार पैसों से ऊपर है या पैसा प्यार से ऊपर है, जो भी आप बोल लो, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए ओवर एडवर्ब को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऑन को बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं ओवर और एडवर्ब की। यहाँ पे दोनों में एक साथ आपको बता दे रही हूँ। अब देखिए ओवर एडवर्ब का यूज हम करेंगे, इसका डिफरेंस देखिए, ओवर का मतलब भी ऊपर, एडवर्ब का मतलब भी ऊपर। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, दोनों का एक सेम सिचुएशन है कि ऊपर तो है लेकिन टच नहीं होगा, ये चीज एकदम कॉमन सा है, ये ध्यान रखनी है। अब इसका डिफरेंस देखिए, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, तो यहाँ पर 2 गर्ल आपको दिख रही है, ये लोग के ठीक सिर के ऊपर क्या है? फैन है, ठीक है ना, ठीक ऊपर है। तो जब कोई चीज, अब मान लो यहाँ आप बैठे हो और आपके ठीक ऊपर में यहाँ पर घड़ी है, घड़ी आपसे टच तो नहीं हो रही लेकिन ठीक ऊपर है, एकदम ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओवर। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, इसके लिए आप सेंटेंस बनाओगे, देयर
is a fan. There is a fan over my head. Over my head means मेरे सिर के ऊपर फैन है, यानी कि ठीक ऊपर है। अब मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे सिर के ऊपर, ठीक मेरे सिर के ऊपर फैन है, तो मैं तो यही बोलूंगी ना, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, है ना। लेकिन मान लो आप जहां बैठे हो, आपके सिर के ऊपर तो फैन है लेकिन थोड़ा साइड में है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लड़की लोग बैठी है, यहाँ पर गर्ल्स, जो दोनों गर्ल्स बैठी है, क्या इसके ठीक ऊपर फैन है? नहीं, साइड में, ऊपर तो है लेकिन थोड़ा साइड में है ना, तो यहाँ पर हम अबव का यूज करेंगे। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन above my head, above my head। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैठे तो है, उनके ऊपर, सिर के ऊपर फैन तो है लेकिन कहीं ओवर में है, कहीं अबव में है ना। अगर आप कमेंट मुझे लिख के जरूर बताना कि आपके सिर के ऊपर जो पंखा है वहां पर ओवर का यूज करें ना अबव का यूज करें, मुझे लिख के जरूर बताना आप। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये सेंटेंस देखिए, लड़की रस्सी से के ऊपर कूदी। अब यहाँ पर जो ये रस्सी आपको दिख रहा होगा, ऐसे हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है ना, यहाँ से रस्सी है, इसके ऊपर से ये कूद रही है, तो इस सिचुएशन में ओवर का यूज करें ना अबव का यूज करें, लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपका गलती होगा तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपका क्यों गलती होता है ये भी मैं क्लियर कर दूंगी उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, लेकिन कमेंट जरूर करना आपको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अबव और ओवर का क्लियर हो गया, और मैंने क्या बोला था, कवर, यानी कि कोई चीज कवर रहता है। अब मान लो आप अपने कानों के ऊपर आप अपने हाथ रख दोगे तो आपका कान क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो वहां भी आप ओवर का यूज कीजिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं ऊपर का यूज करेंगे ऑन के सेंस में, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ऑन यानी कि ऊपर, लेकिन टच होता है। देखिए सेंटेंसेस देखिए इसके, ऑन का यूज करेंगे ऊपर या पर के सेंस में डायरेक्शन के लिए, डे, डेट, ओकेजन के लिए, यानी कि ऑन का यूज बहुत सारे सिचुएशन में किया जाता है। पहला सेंटेंस देखिए, पहला कंडीशन इसका देखिए, यहाँ मैच पर कुछ किताबें हैं। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक टेबल है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई है, तो टेबल के ऊपर रखी है, तो क्या टेबल को ये किताब जो है टच कर रही है ना। अब आप अपने हाथों पे अपने फोन को रखो तो देखो क्या आपका फोन आपके हाथों से टच हो रहा है? जी बिल्कुल, आप अपने हाथों पे अपने फोन को रखोगे तो वो टच होगा ना। तो जो सरफेस को टच करता है वहां पे ऑन का यूज किया जाता है। अब आप बेड पर बैठे हो, यानी कि बेड को आप टच कर रहे हो, तो वहां भी क्या यूज होगा, ऑन का यूज होगा। या आप टेबल पे बैठोगे, टेबल देखिए दो तरह, चेयर जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक आर्मरेस्ट चेयर होता है और एक बिना आर्मरेस्ट चेयर होता है, यानी कि जिसपे आप हाथ रख के बैठते हो ना, सोफा की तरह जो होता है, तो जिसपे आप हाथ रख के आराम से बैठते हो तो वहां पे इन का यूज किया जाता है, इन द चेयर। लेकिन जिसपे आर्मरेस्ट चेयर नहीं होता है, वो टेबल की तरह होता है, सिर्फ वहां पर बैठ जाओ, साइड से घिरा हुआ नहीं रहता है, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। ओके, तो उस तरह के टेबल की बात कर लो या बेड पे बात कर लो, बेड भी कवर नहीं रहता है, ठीक है, तो बेड के ऊपर बात कर लो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसा चेयर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा टेबल होना चाहिए। इस टेबल के ऊपर अगर आप बैठते हो तो ऑन का यूज करोगे। तो यहाँ पे ये टेबल के ऊपर किताबें रखी हुई है, यानी कि किताबों को टच कर रही है, टेबल यानी कि सरफेस को टच कर रही है, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन का। बिल्ली अगर फ्लोर पे बैठी रहेगी, यानी कि बिल्ली फ्लोर को टच करेगी, तो यहाँ पर ऑन द फ्लोर यूज करेंगे, द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। ओके, तो जब कोई चीज सरफेस को टच करती है तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस हो जाएगा, देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मीन्स जो किताबें हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि वो टेबल को टच कर रही है। अब मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन बताने को भी हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे चित्र में राम बाईं ओर खड़ा है, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट में हम ऑन का यूज करते हैं ना, यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, राम वॉज सिटिंग, राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, चित्र के ना लेफ्ट साइड इन द पिक्चर, लेफ्ट साइड इन द पिक्चर।
यानी कि पिक्चर के बाईं ओर बैठा है। राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन द पिक्चर। ओके, वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। अगर आप डेज ऑफ वीक की बात करो, डेट की बात करो, एक फिक्स डेट की बात करो या ओकेजन की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे ऑन का। वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। सोमवार यानी कि डेज ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं ना। मैंने एकदम ध्यान से आपको देख लेने हैं, ठीक है। एकदम आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हो इन, एट और ऑन में, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं, तो इसे जरूर आप ध्यान दीजिए। डे, डेज ऑफ द वीक, या फिर अगर आप बात कर लो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की बात करते हो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बट नाइट की बात करोगे, नाइट में इनका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम बात करें ऑन का, तो ऑन में आप याद रखिएगा, ऑन का यूज हम डे, डेट और ओकेजन के लिए करते हैं, राइट। एकदम गांठ बांध लेनी है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ ऑन वर्सेस ऑन टू। ऑन और ऑन टू में तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। अब दोनों का मतलब होता है ऊपर या पर। ऑन का मतलब भी ऊपर पर, ऑन टू का मतलब भी ऊपर पर। ओके, डिफरेंस देखिए। मेज, बिल्ली मेज पर बैठी है। यहाँ पर आपको ये टेबल दिख रहा है, टेबल के ऊपर क्या है, बिल्ली बैठी है, यानी कि सरफेस को टच कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम ये सेंटेंस को बोलेंगे कैट इज सिटिंग। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, मतलब वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। अब नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदी। अब देखिए यहाँ पर यह टेबल दिख रहा हो, यहाँ पर ये बिल्ली है, ये क्या कर रही है, यहाँ से जंप करके यहाँ। पहले ये फ्लोर पे बैठी थी तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, लेकिन ये कैट का जो मूड है ये खराब हो गया, ये सोच रही है चेयर जो खाली है इस पे जाकर बैठ जाती हूँ। तो ये फ्लोर से क्या करेगी, जंप करेगी, जंप करके ये टेबल के सरफेस को टच करेगी। यानी कि सीधी सी बात ये रही कि जब आप मूवमेंट करके किसी सरफेस को टच करते हो तो वहां ऑन का यूज ना करके ऑन टू का यूज करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा cat jumped, cat jumped onto the table, onto the table। यानी कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, गति करके आप एक सरफेस को टच कर रहे हो, तो वहां पे हम onto का यूज करेंगे। अब आप नीचे खड़े हो, आपने जंप करके बेड पर कूद गए, तो onto का यूज करना। ओके, तो मूव करके आप किसी सरफेस को टच करते हो, दैट मीन्स onto का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसने बंदूक टेबल पे रख दी। यानी कि पहले इसके हाथों में बंदूक था, अब इसने क्या किया, एक मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के साथ इसने बंदूक को इस पे रख दिया। अब आप बताओ, यहाँ ऑन का यूज करना चाहिए ना ऑन टू का यूज करना चाहिए, और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो क्लियर है ना, ऑन टू ऑन क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे और एक प्रीपोजिशन बच जाते हैं अप। अप का मतलब भी होता है ऊपर, जस्ट ऑपोजिट डाउन। डाउन का मतलब क्या था, नीचे। अप का मतलब ऊपर, टू एक्सप्रेस अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन को शो करने के लिए अप का यूज करते हैं, एकदम डाउन के ऑपोजिट। जैसे अप मीन्स ऊपर। क्या तुम इस पेड़ पे चढ़ सकते हो, यानी कि यहाँ पर पेड़ के ऊपर चढ़ने की बात हो रही है, तो ऊपर जाओगे मीन्स अप का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे कर सकते हो, यानी कि कैन, एबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैन यू क्लाइम up, can you climb up this tree, this tree। गाइस, इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको कॉपी में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो देखो, उसको समझो कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया, और जो सेंटेंसेस दे रही हूँ ना प्रॉपर तरीके से उसे अभी के अभी फ्रेम करो। वीडियो को पॉज करो, वही सेंटेंस को पहले फ्रेम करो, देन आप आगे जाओ। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, वो दीवार पर चढ़ गया। अब दीवार पे चढ़ रहा, ऊपर चढ़ रहा ना, ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे क्या है। अब बात करेंगे हम इन, एट, ऑन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि ऑन, इन और एट में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी। यहाँ पे बात करेंगे इन, एट, ऑन। अब मैंने ऑन के बारे में तो ये बात बताया है कि ये सरफेस को टच करती है, सरफेस को टच करती है, तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इन और एट का क्या मामला है। अब देखिए, टीना ऑफिस में काम करती है। इन का मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया, इन का मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया।
एट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन का मतलब होता है सरफेस को टच करना। देखिए टीना ऑफिस में काम करती है, यानी कि टीना ऑफिस में काम करती है। ऑफिस क्या एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, एक इनक्लोज्ड एरिया है। इन ऑफिस जो है एक इनक्लोज्ड एरिया है, यानी कि वहां पर इनका यूज करेंगे। जब भी आप बात करोगे इनक्लोज्ड एरिया की, मान लो मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं कमरे में हूँ, है ना, मैं अपने कमरे में हूँ। यानी कि आप कमरे में हो तो कमरा जो है पूरी तरह से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ दीवारें हैं, दरवाजे बंद है, यानी कि आप कमरे में है। दरवाजा बंद है या नहीं बंद है उससे डजंट मैटर, आप कमरे में हो, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया है वो। तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम, मतलब मैं कमरे में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बता दो मैं घर पर हूँ, अब घर के किस हिस्से में हो आपने ये नहीं बताया, आपने सिर्फ इतना बोला मैं घर पे हूँ। अब घर के आप किसी भी हिस्से में हो सकते हो, किचन, रूम, गार्डन, छत, आप कहीं भी हो सकते हो। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप कहाँ पे हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट, आई एम एट होम। यानी कि आप घर पे हो लेकिन घर के किस हिस्से में आपने ये नहीं बताया, तो आप वहां पे एट का यूज करोगे, ठीक है। अब देखिए टीना ऑफिस में काम करते हैं, यानी कि ऑफिस के अंदर है, एक इनक्लोज्ड एरिया में है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। टीना वर्क्स इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, टीना ऑफिस में है, यानी कि ऑफिस एक इनक्लोज्ड एरिया में है। अब टीना उस ऑफिस पे खड़ी है, यानी कि ऑफिस के पास खड़ी होगी, एक जगह है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस है आपका, उस जगह में खड़ी है। ये ऑफिस के अंदर है क्या, इनक्लोज्ड एरिया में है, नहीं। क्या ये किसी चीज के ऊपर है, नहीं। हाँ रोड के ऊपर वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करें, करेक्ट जगह उसने बता दिया कि भाई मैं ऑफिस के पास खड़ी हूँ या ऑफिस पे खड़ी हूँ या ऑफिस के सामने खड़ी हूँ, कुछ भी एक जगह बता दिया उसने, तो वहां पे हम यूज करेंगे एट का। हम बोलेंगे टीना, ऐसे एट का मैं और भी आपको यूजेस बताने वाली हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। हम बोलेंगे टीना इज स्टैंडिंग एट दैट ऑफिस, उस ऑफिस पे, ओके, दैट ऑफिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, टीना ऑफिस के छत पर खड़ी है, यानी कि ऑफिस के छत, छत क्या है, छत पे खड़ी है, यानी कि छत के सतह को टच कर रही है। जब भी आप छत पे रहोगे ना तो ऑन का यूज करेंगे, ऑन द टेरेस बोल लो या ऑन द रूफ बोल लो, ठीक है। तो छत पर खड़ी है, छत के सतह को टच करिए, दैट मीन्स ऑन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे टीना इज स्टैंडिंग, टीना इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ऑफिस के रूप में कहिए, यानी कि ऑफ द ऑफिस, ऑफ द ऑफिस, ओके। तो इन, एट और ऑन में ये डिफरेंस है। ऑन का यूजेस तो मैंने बता दिया है, कितने सारे यूजेस थे, एट और इन के देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इनका। इनका यूज कहाँ किया जाता है, मे के सेंस में इसका यूज किया जाता है। जब हम एक तो मैंने बता दिया इनक्लोज्ड एरिया के लिए आपको इनका यूज करना है, और ईयर, जब आप ईयर की बात करो, यानी कि जब आप साल की बात करते हो, वर्ष की बात करते हो, तब मंथ, महीना की बात करोगे, जनवरी, फरवरी, है ना। सीजन्स, मौसम, वेदर के बारे में, ओके, सीजन्स, ग्रीष्म ऋतु, ये जो होता है ना वो, गर्मी, ठंडी, इसमें भी हम यूज करेंगे इनका। इनक्लोज्ड एरिया की, ये तो मैंने बताया। बिग सिटीज के लिए, जैसे बिग सिटी क्या हो गया, दिल्ली, मुंबई, ये सब हो गया ना, वहां भी हम इनका यूज करते हैं। अब सेंटेंसेस के थ्रू देखिए, मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया था, यहाँ पर 2020, यानी कि मैंने यहाँ पर बात कर दिया ईयर की, वर्ष की, साल की मैंने बात कर दिया ना, ईयर की मैंने बात की, यानी कि यहाँ पर तो इनका यूज होगा। मैं बोलूंगी आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020, मैंने 2020 में ग्रेजुएशन किया है, आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2020। नेक्स्ट, मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। मोबाइल, कार क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है, एक इनक्लोज्ड एरिया में आप अपने मोबाइल को भूल आए, है ना, तो इनक्लोज्ड एरिया है, इसलिए वहां पर इनका यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई फॉरगॉट माई मोबाइल, आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार, इन द कार, मैं कार में अपना मोबाइल भूल गया, यानी कि आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन द कार। नेक्स्ट, मेरा भाई अमेरिका में रहता है, अमेरिका क्या है, बिग सिटी है ना, बिग सिटी है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, इनका यूज होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। और एक बात करो, अब सीजन की बात करो,
इन विंटर, इन समर, इस तरह से आप इनका यूज़ करोगे। मंथ की बात करोगे इन जनवरी, इन मार्च, इस तरह से। इनक्लोज एरिया तो बता दिया, बिग सिटी। या फिर आप बात करते हो ना एक पार्ट्स ऑफ द डे की बात करते हो, यानी कि मॉर्निंग हो गया आपका, ठीक है, याद रखिएगा मॉर्निंग, इवनिंग, इवनिंग की बात कर लो, या फिर आफ्टरनून की बात कर लो। इन सब में क्या यूज होता है, इन सब के पहले आपको यूज करने होते हैं इनका, ठीक है, इन सब के पहले आपको इनका यूज करना होता है। क्लियर है? चलिए इन बस इतना ही सिचुएशन में यूज होता है, आप बस ये याद रखिएगा, इन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एट का। एट का भी यूज मे के सेंस में किया जाता है स्मॉल प्लेस के लिए। जैसे मैंने क्या बोला कि बिग सिटीज के लिए इनका यूज किया जाता है ना, उस बिग सिटी के बीच में जो एरिया पड़ता है ना, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि दिल्ली के बीच में आपका पड़ गया जामिया नगर, या फिर उत्तर प्रदेश के बीच में आपका पड़ गया रामपुर, है ना। तो ये क्या है, एक बड़े सिटी के बीच में एक छोटा सा प्लेस हो गया, है ना, छोटा सा जगह हो गया, उसके लिए एट का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर लो, वहां भी आपको एट का यूज करना है। कॉस्ट ऑफ समथिंग यानी कि किसी के दाम बताने होते हैं ना, वहां भी एट का यूज होता है। फेस्टिवल के लिए होली हो गया आपका, या फिर दिवाली हो गया, उसके लिए भी एट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। नई दिल्ली क्या हो गया आपका, एक बिग सिटी हो गया। बिग सिटी का एक पार्ट आपका क्या है, जामिया नगर। दिल्ली में क्या सिर्फ जामिया नगर है, बहुत सारे जगह है, वहां पर बहुत सारे जगह है, उसके बीच में आपका एक पड़ गया जामिया नगर, ठीक है। तो एक बड़े से सिटी के बीच में आपका एक प्लेस पड़ गया ना, इसीलिए वहां पे हम एट का यूज करेंगे। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, आई लिव एट जामिया नगर। आई लिव एट जामिया नगर। क्यों? क्योंकि जामिया नगर एक छोटा सा प्लेस है, उससे पहले हम लोगों ने एट का यूज किया। इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली के बीच में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्मॉल प्लेस आपका ये भी हो गया, जैसे बस स्टॉप हो गया, होटल हो गया, या फिर दरवाजा का गेट हो गया, है ना। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा जो फ्रेंड है ना, वो दरवाजे पे तुम्हारा वेट कर रहा, तो मैं एट द डोर बोलूंगी, एट द होटल बोलूंगी, या फिर एट द बस स्टॉप बोलूंगी, ठीक है। तो स्मॉल जगह के लिए भी हम यूज करते हैं एट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए आप इनका यूज करोगे, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दोगे, रात की बात कर लो, या फिर मिडनाइट की बात कर लो, या नून की बात कर लो, वहां पे आप यूज करना एट का। ओके, जैसे कि हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं, तो हम बोलेंगे वी स्टडी डेली। हमेशा याद रख लीजिए, नाइट के लिए हमेशा आपका यूज होता है एट का, एट नाइट। वी स्टडी डेली एट नाइट, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। हम दिवाली पर घर लौट आए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। दिवाली क्या हो गया, हमारा फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल के लिए एट का यूज होता है। तो ऑन, इन, एट, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है हमारे। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज किया जाता है से के सेंस में। इसका यूज बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, जैसे आप ट्रैवल करके कहीं से आते हो या जाते हो, तब आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो। या फिर आप फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो। या फिर यह वस्तु किस चीज की बनी है, इसके लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आप वो देखना, मेड ऑफ चाइना या फिर मेड इन इंडिया ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहां भी हम यूज मेड फ्रॉम चाइना या फिर मेड फ्रॉम मिल्क, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं मेड का, फ्रॉम का, ठीक है। जैसे राज दिल्ली से आ रहा है, अब यहाँ पर आने जाने की बात है, ट्रैवल करने की बात हो रही है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। राज दिल्ली से आ रहा है, राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वैसे मैं कल से काम करूंगा, कल से आने वाले समय की बात कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हो। फ्यूचर में फ्रॉम का यूज होता है जब आप एक एक्यूरेट टाइम बता देते हो ना, जहाँ पे सिंस का यूज करते हैं ना प्रेजेंट और पास्ट में, वहीं पर आप फ्रॉम का यूज करते हो फ्यूचर के लिए। ओके, हम बोलेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो।
मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट है मिठाइयाँ दूध से बनी है, किससे बनी है? दूध से। तो किसी चीज की बनी रहा है ना, वहां भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का यूज भी करते हैं से के सेंस में। अभी ऑफ फ्रॉम का यूज देखा ना हमने से के सेंस में, वैसे ऑफ का भी यूज किया जाता है से का सेंस में। जैसे इसका यूज हम कर सकते हैं, ऊंचाई से कोई चीज अलग होती है, यानी कि सरफेस को छोड़ती है, तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। सेंटेंसेस देखिए, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। मान लो यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ के ऊपर सोनाली चढ़ी हुई थी। अब क्या हुआ, सोनाली गिर रही है। सोनाली गिर रही है यानी कि एक ऊंचे प्लेस से, एक ऊंचे स्थान से वो नीचे उस जगह को छोड़ रही है। या फिर मैंने आपको छत्ता से मैंने आपको छत से धक्का दे दिया, तो छत से आप क्या हो रहे, नीचे अलग हो रहे, सरफेस को छोड़कर आप अलग हो रहे हो। लेकिन एक हायर जगह से आप नीचे जा रहे हो, सरफेस को छोड़ रहे हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑफ। ठीक है, या फिर आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, घोड़े ने आपको धक्का दी, आप नीचे गिर रहे हो, यानी कि घोड़ा ऊंचाई पे था, अब उससे आप अलग हो रहे हो, तो यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, सोनाली fell off the tree, off the tree। सोनाली fell off the tree। बिल्ली टेबल से कूदी, यानी कि बिल्ली पहले टेबल के ऊपर थी, टेबल क्या है, ऊंचा है, बिल्ली वहां से कूदी यानी कि वो अलग हुई, टेबल से अलग हो गई। ठीक है, तो वहां पे ऑफ का यूज करेंगे, हम बोलेंगे द कैट jumped, the cat jumped off the table, off the टेबल। ओके, नेक्स्ट है फूलों से दूर रहो। किसी चीज से दूर रहने की बात करते हैं ना, तो वहाँ ऑफ का यूज करते हैं। ये बहुत जगह आपने लिखा भी देखा होगा, कीप ऑफ द फ्लावर्स, मतलब फूलों से दूर रहो। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे सिंस। सिंस का भी यूज से के सेंस में किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां भी हम यूज करते हैं सिंस का। जैसे सेंटेंसेस है, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक एग्जैक्ट टाइम आपने बता दिया, तो वहां पे सिंस का यूज किया जाता है। कल रात 10 बजे से, 10 बजे आपने मैंने आपको बोला कि मैं 10 बजे से पढ़ रही हूँ, तो 10 बजे मैंने बता दिया, तो आपको क्लियर हो गया ना कि भाई वो 10 ही बजे से पढ़ रही है। अब मैं अगर बोल देती हूँ कि मैं भाई 3-4 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो क्या आपको पता चलता है कि 3-4 घंटे पहले कितने बज रहे थे? आपने अगर घड़ी नहीं देखा होता तो आपको पता नहीं चलता कि 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे। ठीक है, तो वहां पे अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन जब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दूंगी तो वहां पे आप यूज करोगे सिंस का। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी since 10 p.m. last night, last night। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी since 10 p.m. last night। सोनम सुबह से टहल रही है। सुबह से एक पॉइंट ऑफ, अब मैंने बता दिया सोनम सुबह से टहल रही है, तो आपने क्लियर हो गया ना आपको कि वो सुबह से ही टहल रही है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, सोनम हैज बीन, सोनम हैज बीन वॉकिंग, सोनम हैज बीन वॉकिंग। हमारा सेंटेंस हो गया, सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सोनम सुबह से टहल रही है। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर का। जैसे हमने सिंस का यूज कहाँ किया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, वैसे ही फोर का यूज करेंगे टाइम ड्यूरेशन। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर आपने 10 बजे बता दिया मेरे को कि मैं 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया कि आप 10 बजे से टीवी देख रहे हो। अगर आपने मुझे ये बताया होता कि मैं 3 घंटे से टीवी देख रही हूँ और मैंने अभी टाइम नहीं देखा होता, और आपने मुझे बोल दिया हो कि मैं 3 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना, 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे। तो उस वाले सिचुएशन, जब आप 3 घंटा मुझे बोल दिए, यानी कि मैं सोचने में मजबूर हो गई, वहां पे हम फोर का यूज करेंगे, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए। जैसे राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे पहले कितने बज रहे थे, कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो फोर का यूज करना। आप ये सेंटेंस को बोलोगे, राम हैज बीन studying, Ram has been studying
for 5 hours. For 5 hours. नेक्स्ट है सोनम घूमने के लिए जाती है. अब for का यूज से के सेंस में थोड़ी किया जाता है, के लिए के सेंस में भी तो किया जाता है. मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ. मैं इंग्लिश सिर्फ तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ. तुम्हारे लिए, के लिए यानी कि for. तो सोनम घूमने के लिए जाती है. किस लिए जाती है? घूमने के लिए. तो हम बोलेंगे सोनम goes for a walk. For a walk. ओके. नेक्स्ट है यह मिठाइयाँ बच्चों के लिए है. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे विद का. विद का यूज से के सेंस में किया जाता है और के साथ के सेंस में किया जाता है. विद यानी कि किसी टूल्स की बात करोगे ना, जैसे कि सब्जी को चाकू से काटो, तो चाकू क्या हमारा टूल्स, एक औजार, एक हथियार है. तो वहां पे विद का यूज करेंगे. जैसे सेंटेंसेस देखिए, हम तुम्हारे साथ है, तो के साथ के सेंस में तो विद का यूज किया ही जाता है. तो हम बोलेंगे वी आर, एक मिनट, वी आर विद यू. वी आर विद यू. हम तुम्हारे साथ है, वी आर विद यू. ठीक है. नेक्स्ट तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए. मान लो आप एप्पल कब से काटे जा रहे हो, कट ही नहीं रहा, तो आप बोल रहे हो कि आपको वो जो सेब है उसे चाकू से काटना चाहिए. ठीक है. तो चाकू से काटना चाहिए. चाकू हमारा क्या है? टूल्स है. तो हम ये सेंटेंसेस में टूल्स की बात करोगे तो विद का यूज किया जाता है. या फिर आप जब लेटर लिखते हो तो यानी कि पेन से लिखते हो. पेन भी एक तरह से आपका एक औजार ही हो गया, जिसके थ्रू एक नुकीली चीज ही हो गई, है ना. तो वहां भी हम विद का यूज करेंगे. आई राइट अ लेटर विद अ पेन. मैंने पेन से एक पत्र लिखा. ओके. तो विद का यूज आप किसी टूल्स, औजार के लिए करते हो. ओके. तो तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुड. आपने एडवाइस दिया ना, दैट्स वाई यहाँ पे शुड का यूज हुआ. यू शुड कट इट. यू शुड कट इट विद अ नाइफ. विद अ नाइफ. यू शुड कट इट विद अ नाइफ यानी कि तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए. क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो? अब यहाँ पर साथ का सेंस आ रहा है यानी कि विद का यूज होगा. ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बाय. बाय का मतलब भी होता है से. अभी हमने कितने देख रहे हैं ना, फ्रॉम, सिंस देखा, ऑफ देखा, फॉर देखा, विद देखा, सबका हिंदी मीनिंग से था. और बाय का मतलब भी से होता है. के द्वारा भी होता है, तक भी होता है. से यानी कि जब आप किसी व्हीकल से ट्रैवल करोगे ना, बस से या फिर किसी भी व्हीकल से, ट्रेन से, किसी भी व्हीकल से आप ट्रैवल करोगे तो बाय का यूज करोगे. के द्वारा यानी कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वहां भी बाय का यूज होता है. और तक एक आपका डेडलाइन हो जाता है, वहां भी हम बाय का यूज करते हैं. ठीक है. जैसे मैं यहाँ ट्रेन से आया. मैं यहाँ ट्रेन से आया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई कैम हेयर बाई ट्रेन. यानी कि ट्रेन का एक व्हीकल है, वाहन है. ठीक है. तो इसलिए हम वहां पर बाय का यूज किए. नेक्स्ट है राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया. राम किसके द्वारा पीटा गया? अपने बड़े भाई के द्वारा. ये पैसिव वॉइस है, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना. नेक्स्ट है वह सुबह 6 बजे से निकल जाएगा. एक आपने टाइम तक, सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा, उसी टाइम तक निकल जाएगा. तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ही विल लीव. ही विल लीव बाय 6 o'clock. बाय 6 o'clock. 6 बजे तक. इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा. ही विल लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग. ओके. तो बाय का यूज से, के द्वारा या तक के सेंस में किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है. अब फिर से हम बात करेंगे थ्रू का, जिसका हिंदी मीनिंग से ही होता है. इसका भी हिंदी मीनिंग से होता है. इसका यूज करते हैं वह छेद के माध्यम से देख सकता है. अब मान लो किसी इनक्लोज्ड एरिया में इस पार से इस पार तक कोई वस्तु गया, तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं. अब मान लो यहाँ पे एक विंडो है. ठीक है. अब बाहर क्या, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे. ठीक है. बाहर बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. अब किसी एक बच्चे ने जोर से मारा शॉट. अब क्या हुआ, जो बॉल है खिड़की को बाहर से तोड़ते हुए, खिड़की को तोड़ते हुए आगे आ गया, रूम में आकर गिर गया. यानी कि बाहर आप यहाँ पर खेल रहे थे, आपने जोर से बॉल को मारा कि बॉल पूरा खिड़की को तोड़ते हुए रूम में आकर गिर पड़ा. यानी कि
खिड़की क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, खिड़की तो एक इनक्लोज्ड एरिया है, और इन इनक्लोज्ड एरिया में बाहर से कोई वस्तु अंदर आई या अंदर से कोई वस्तु बाहर गई, यानी कि सिंपली बात ये रही कि किसी इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाना, यानी कि वहां थ्रू का यूज किया जाता है। अब मान लो एक बहुत ही मोटा सा पाइप है, एक बच्चा क्रॉल करते हुए आया, अब इस पार से पाइप के आगे वाले पार से होते हुए वो दूसरी साइड निकल गया, यानी कि पाइप से होते हुए निकल गया। पाइप क्या इनक्लोज्ड एरिया है, तो किसी इनक्लोज या फिर टर्नल से, टर्नल बना होता है ना गाड़ी जिसके अंदर से गुफा जैसी होती है, तो गाड़ी क्या होती है इस पार से उस पार टर्नल से होते हुए जाती है, यानी कि किसी इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाना, यानी कि थ्रू का यूज किया जाता है। हम इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकते हैं, मान लो यहाँ पर दीवार में क्या है, एक छेद है, हम अब छेद से इस पार से उस पार देख सकते हैं ना, छेद के थ्रू देख सकते हैं, यानी कि थ्रू देख सकते हैं, माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ही कैन सी, he can see inside through this hole, through this hole, वॉइस होल यानी कि इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, he can see inside through this hole। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, यानी कि किसी इनक्लोज्ड एरिया से पानी गुजर रहा है ना, तो ये सेंटेंस में थ्रू का यूज होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बिटवीन मीन्स के बीच। अब दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बीच में रहने की बात होगी तो वहां पे हम यूज करेंगे बिटवीन। मान लो यहाँ पर एक बॉक्सेस है, यहाँ भी एक बॉक्सेस है, और यहाँ पर एक कैट बैठी हुई है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट, दो बॉक्स है, दो बॉक्सेस के बीच एक कैट है, तो वहां पे बिटवीन द टू बॉक्सेस यूज करेंगे। द कैट इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेस। ठीक है, इस तरह से, यानी कि दो बक्सों के बीच में। तो दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन का यूज होता है। पुस्तक दो टेबलों के बीच रखा हुआ है, यानी कि दो टेबल है, टेबल के बीच में किताब रखा हुआ है, यानी कि बीच में दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, तो वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे बुक इज लाइंग, बुक इज लाइंग between two tables, two tables। पुस्तक दो टेबलों के बीच रखा हुआ है, बुक इज लाइंग बिटवीन टू टेबल्स। 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। यहाँ पे देखिए टू ऑब्जेक्ट या टू पर्सन के बीच में रहने की मैंने बात किया तो वहां पर बिटवीन का यूज होगा। तो यहाँ पे तो 2 टाइम की बात हो रही है, एक 8 हो रही है, एक 8:30 हो रही है ना, तो यहाँ पे तो 2 टाइम की बात हो रही है, 2 टाइम के बीच में हमसे संपर्क करें, तो ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमंग। अमंग का मतलब भी होता है के बीच, जैसे बिटवीन वैसे अमंग, लेकिन बिटवीन का मतलब था टू ऑब्जेक्ट या टू पर्सन के बीच में रहने की, लेकिन अमंग का मतलब होता है मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा। अब यहाँ पर एक बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है, 4 है, 5 है, कितना भी है, उसके बीच में एक कैट क्या है, बैठी हुई है, आराम फरमा रही है, यहाँ पर आराम से बैठी हुई है, यानी कि हमें इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, द कैट इज सिटिंग अमंग द बॉक्सेस, यानी कि बहुत सारे बॉक्स है, 2 से ज्यादा है, मोर देन टू ऑब्जेक्ट या मोर देन 2 पर्सन्स के बीच में रहने की बात करोगे ना, तो वहां पे हम अमंग का यूज करते हैं। 2 ऑब्जेक्ट या 2 व्यक्तियों के बीच में रहने की बात करेंगे तो बिटवीन, और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट या मोर देन 2 पर्सन्स की बात करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे अमंग का, यानी कि 2 वस्तुओं से ज्यादा। तो अमंग का यूज करेंगे, मैं 10 लोगों के बीच में था, यानी कि 2 से ज्यादा है, तो अमंग का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉज among 10 people, 10 people। ओके, तो अमंग और बिटवीन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। लड़कों मैंने बोला कितना लड़का है, मैंने ये बताया, 2 रहता तो मैं बता देती हूँ कि 2 लड़का था, अब मैंने बताया यानी कि बहुत सारे लोग हो गए, तो इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट है अमीट। अमीट का मतलब भी होता है के बीच, जैसे बिटवीन का मतलब के बीच, अमंग का मतलब भी के बीच, बिटवीन मतलब 2 ऑब्जेक्ट 2 पर्सन, अमंग मतलब मोर देन 2 पर्सन 2 ऑब्जेक्ट, और इसमें हम बात करेंगे सिचुएशन।
अब बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है ना जिसके बीच आप फंस जाते हो, जैसे मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया, या फिर यहाँ पे के बीच आया ना, मैं ट्रैफिक के बीच फंस गया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रैफिक, 2 ट्रैफिक था या मोर देन 2 था, कंफ्यूज हो जाओगे ना। बीच देख के तो आपके माइंड में यही क्लिक होगा, बिटवीन या अमंग, दोनों में से क्या यूज करें। क्या आपने अमिड सोचा था? नहीं सोचा होगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने नहीं सोचा होगा। तो आप सोचना, सिचुएशंस की बात करोगे ना तो वहां पर अमंग और बिटवीन का यूज नहीं, अमिड का यूज होता है। या मैं बुरी स्थितियों के बीच में फंस गया, तो आप सोचने लगोगे 2 स्थिति थे या 2 से ज्यादा स्थिति थे, तो वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन मीन्स अमिड, सिचुएशन के बीच में आप फंस रहे हो यानी कि अमिड का यूज करेंगे। जैसे मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी, यानी कि I was stuck. I was stuck amid the traffic. Amid the traffic. Okay. तो इस तरह से आप सिचुएशन के बीच में फंसोगे तो अमिड का यूज करना। मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। बुरी स्थिति यानी कि सिचुएशन के बीच में फंसना यानी कि अमिड का यूज करना है। ओके, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, टिल का मतलब होता है तक, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। ड्यूरिंग मतलब किसी समय की बात करेंगे, किसी समय के दौरान। टिल का मतलब होता है एक डेडलाइन होता है, इतने बजे तक आपको ये काम कंप्लीट कर देने हैं। और एक्सेप्ट का मतलब एक चीज को छोड़कर बाकी चीज आपको पसंद है। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क शहर में था, यानी कि छुट्टियों के बीच, है ना, छुट्टियों के दौरान मीन्स उस समय के बीच में आप न्यूयॉर्क में थे। तो यहाँ पर आप किसी समय के बीच की बात करो, आपके सेंटेंस में के दौरान आ जाएंगे, तो वहां पे आप ड्यूरिंग का यूज करोगे। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, आई वॉज इन न्यूयॉर्क, आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग वेकेशन, वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान, यानी कि उस छुट्टियों के बीच में मैं न्यूयॉर्क शहर में था। आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग वेकेशंस। मैं 7 बजे तक खेलूंगा, यानी कि एक डेडलाइन है। 7 बजे से पहले आप वो काम छोड़ सकते हो, लेकिन 7 बजे के बाद नहीं। अब आपने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि मम्मी प्लीज मैं 7 बजे तक ही खेलूंगा, उसके बाद नहीं खेलूंगा। भले पहले आप 6 बजे तक आपका खेलना खत्म हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन 7 बजे के बाद नहीं। आपका ये एक डेडलाइन है, डेडलाइन से पहले आपको वो काम फिनिश करना। जैसे आपने मुझे कोई काम दिया, आप मेरे बॉस हो, आपने मुझे काम दिया कि तुम्हें ये मंडे तक ये जो असाइनमेंट है ये सबमिट कर देने हैं। अब मंडे तक ही मेरी डेडलाइन है, संडे को कंप्लीट हो जाएगा, संडे को दे दूंगी, सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा, सैटरडे को दे दूंगी, लेकिन मंडे के बाद नहीं दे सकती। ट्यूसडे को सोचूंगी तो ट्यूसडे को नहीं दे सकती, संडे तक या मंडे तक दे सकती हूँ। ओके, वो हमारा डेडलाइन है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टिल का। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, आई विल प्ले, I will play till 7 o'clock. 7 o'clock. मैं 7 बजे तक खेलूंगा। I will play till 7 o'clock. यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है, यानी कि ये सेंटेंस में को छोड़कर यानी कि ऐसा है। अब ये सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ? यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है, यानी कि रविवार एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर बाकी सब दिन खुलता है। अब मान लो आप कपड़े खरीदने गए, अब शॉपकीपर ने आपको बहुत सारे कपड़े दिखा दिए, अब आपको उसमें से एक कपड़ा पसंद आया, आप वो कपड़े को साइड करके बोल रहे हो इस कपड़े के अलावा, मतलब इस कपड़े को छोड़कर मुझे कोई पसंद नहीं आया, या फिर इस कपड़े के अलावा भी आ सकता है, को छोड़कर भी आ सकता है। मतलब आपको सिर्फ यही कपड़ा पसंद है, बाकी नहीं पसंद है, इस कपड़े को छोड़कर कोई पसंद नहीं आया, ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट दिस ड्रेस। ओके, यानी कि यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज होता है को छोड़कर या के अलावा, जैसे। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने समझाने की कोशिश की। आप इसे फ्रेम करना, अगर गलती होता है तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए एक सेंटेंस तो होना चाहिए ताकि आप लोग इसे फ्रेम करो। नेक्स्ट है अगो। अगो का मतलब होता है पहले, देन का मतलब होता है से या के अपेक्षा, विदिन का मतलब होता है अंदर। पहले के सेंस में अगो का यूज करेंगे, देन यानी कि यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर, जैसे मैं तुमसे लंबा हूं या मैं तुमसे बेहतर हूं,
तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देन का यूज करेंगे। विद इन यानी कि अंडर, यानी कि आप मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी मैं 5 मिनट के अंदर घर पहुंच जाऊंगा, यानी कि 5 मिनट के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, इस समय के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, तो विद इन का यूज करेंगे। सेंटेंसेस देखिए, मैंने 2 साल पहले MBA किया था, तो ये सेंटेंस को पहले यानी कि हम बोलेंगे आई हैड डन MBA 2 years ago, 2 years ago। मैंने 2 साल पहले MBA किया था, आई हैड डन MBA 2 years ago। मैं तुमसे बेहतर हूँ, यानी कि देन का यूज करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं, आई एम बेटर देन यू। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है, मैं 5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा, 5 घंटा यानी कि 5 घंटे के अंदर ही पहुंच जाऊंगा, है ना। तो ये सेंटेंस विद इन 5 hours का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई विल कम बैक, आई विल कम बैक विद इन 5 hours, विद इन 5 hours। मैं 5 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा, आई विल कम बैक विद इन 5 hours। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है टूवर्ड्स या टूवर्ड, दोनों एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। अबाउट यानी कि के बारे में, टूवर्ड्स या टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, एक डायरेक्शन बता रही हूँ, और अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे मैं घंटी भी लगा, ये एक हमारा मंदिर है, ठीक है। अब मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने बोला कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैंने बोला कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ। मान लो मंदिर से होते हुए मैं एक मार्केट में, मैं यहाँ मार्केट में पहुंच गई, मंदिर के पीछे मार्केट है, तो मैं मंदिर से होते हुए जा रही हूँ। तो मैंने मम्मी को ये नहीं बताया कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैंने मम्मी को बोला कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ, तो मैं वहां पर टूवर्ड्स या टूवर्ड का यूज करूंगी। लेकिन अगर मुझे ये बोलना होता कि मैं मंदिर ही जा रही हूँ, यानी कि आप सीधे मंदिर ही जाओगे, तो वहां पे टू का यूज करेंगे, आई एम गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रही हूँ। अब अगर मैं बोलूंगी कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, टूवर्ड्स यानी कि मंदिर की ओर जा रही हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस को मैं बोलती आई एम गोइंग टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। तो अगर मैं टेम्पल की ओर जाती हूँ, यानी कि टेम्पल नहीं जाती हूँ, टेम्पल की ओर जाती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। लेकिन अगर मैं टेम्पल ही जाती हूँ, तो मैं टूवर्ड्स की जगह क्या यूज करूँगी, टू का, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, के बारे में यानी कि अबाउट का यूज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानती हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, तो के बारे में, ये सेंटेंस को आप फ्रेम करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रीपोजिशन है हमारी बिहाइंड, का मतलब होता है पीछे, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, विदाउट का मतलब होता है के बिना। बिहाइंड यानी कि जनरली पीछे की बात करते हो तो हम बिहाइंड का यूज करते हैं, जैसा मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो बिहाइंड का यूज करेंगे। आफ्टर यानी कि के बाद, जैसे शुक्र के बाद शनिवार आता है, तो हम आफ्टर का यूज करेंगे। विदाउट यानी कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, यानी कि विदाउट का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो पीछे की बात करें तो क्या यूज करेंगे, बिहाइंड का। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। नेक्स्ट है, यानी कि पीछे की बात करोगे तो बिहाइंड का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, ठीक है, तो के बाद यानी कि आफ्टर का यूज करेंगे। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, यानी कि फ्राइडे के बाद गुरुवार आता है,
सॉरी शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। हमें बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए, यानी कि बिना के बिना, विदाउट टिकट। ओके, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। जैसे हम पानी के बिना नहीं जी सकते, मतलब मैं पानी के बिना नहीं जी सकती, आई कांट लिव विदाउट वाटर, है ना। तो के बिना यानी कि विदाउट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये थे हमारे आज के सारी प्रीपोजिशन। देखिए इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे प्रीपोजिशन सिखाया है। अगर आप ध्यान से अगर एक ही वीडियो को पूरा एकदम ऑनेस्टी के साथ अपना 1 घंटा लगाकर इसे देखते हो ना, तो आपको सारे प्रीपोजिशन समझ में आ जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस तो करना ही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो आप बताइए, जो मैंने होमवर्क दिया है उसे ज़रूर फ्रेम कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रीपोजिशन की क्लास कैसे लगी। आपको कुछ नया, आपको कुछ यूनिक तरीके से सीखने को मिला, यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अगर एक कमेंट करते हो, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करते हो, तो उसे बाकी स्टूडेंट देखेंगे। क्योंकि हम जब कोई वीडियो को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर पहले हम कमेंट को देखते हैं कि क्या क्या कमेंट है, कैसा रिस्पॉन्स है। कमेंट बढ़िया रहेगा तो हम वीडियो को पूरा देखते हैं, वरना हम छोड़ देते हैं। तो कमेंट ऐसा कीजिए, अगर आपको लगता है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि आपको कमेंट करना है, अगर आपको लगता है कि मैंने पूरी शिद्दत से आपको प्रीपोजिशन की क्लास अच्छे से करवाई है, आपको समझ में आया है, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका कमेंट देखकर बाकी स्टूडेंट भी इसे ज्वाइन करें। और जितना आप कमेंट करोगे ना, उतना ये वीडियो का रिच बढ़ेगा और बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाएगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन, स्पीकिंग और ग्रामर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। मैं हर दिन आपको ऐसे ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और मैंने टेंसेस, मॉडल्स, हर टॉपिक मैंने इतनी बढ़िया से ही एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो अगर आप मॉडल सीखना चाहते हो ना, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे मॉडल्स वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल सरल तरीका होता है, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। और राइट साइड क्लिक करके अगर आप हमारे पॉडकास्ट में जाते हो, तो पॉडकास्ट में आप देख सकते हो, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है ना, वो टॉपिक देख सकते हो। या तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, पॉडकास्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको एक 30 डेज की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगी, एक आपको 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स मिलेगा, एक 15 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की कोर्स मिलेगी, एक 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की कोर्स मिलेगी। मतलब हर कोर्स को, अगर आप एक कोर्स को भी ज्वाइन करते हो ना, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ग्रामर वीक है, तो या तो आप 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करो, या 60 ग्रामर रूल्स को ज्वाइन करो। दोनों में से कोई कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में मैंने बहुत ही अच्छे से इंग्लिश की ग्रामर को सिखाया है। दोनों में से कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करते हो ना, तो आपको आपके ग्रामर की टेंशन तो भूल ही जाओ, और ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो आप 15 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के कोर्स को ज्वाइन करोगे। 15 डेज की कोर्स को ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, 10 डेज के कोर्स को ज्वाइन करोगे तो उसमें कम मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप पॉडकास्ट के जरिए आप वीडियोस को लगातार सीक्वेंस बाय देखोगे ना, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।